Hello, my dear friends and PCS aspirants. वेलकम बैक टू आवर चैनल PMW IS एस्पिरेंटो। आई एम प्रेम कुमार। देखिए, इस वीडियो में हम लोग आई दृष्टि घटना चक्र का जो करंट अफेयर्स आया है कंपाइलेशन 20 जून 2026 तक अपडेटेड है। तो इसको हम लोग सिक्वेंशियल मैनर में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला हम लोग नेशनल न्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, PMW IS एस्पिरेंटो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 72 BPSC, UPPSC, JPSC जो भी एग्जाम PCS का होने वाला है या अदर एग्जाम्स, ठीक है, उसमें भी ये करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज है 1 साल का, और थोड़ा डिटेल में रहता है तो थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज है, ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। ठीक है, तो इसमें ना ये देखेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला हम लोग अभी नहीं डिस्कस करें। हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल करंट अफेयर से 17 नंबर पेज से PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इसमें किस तरह से करेंगे ना, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया ऑलरेडी, आपको भी हाईलाइट करके ऑफलाइन या ऑनलाइन जिसमें भी पढ़ रहे हो तो PDF को हाईलाइट कर लीजिएगा या अपने बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा। और जहाँ पे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको कट कर देना, बहुत ज़्यादा इसमें दिया रहता है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, नेशनल अफेयर्स में ना कंट्री का पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल जितना भी न्यूज है उसको एक जगह दिया है, फिर इंटरनेशनल दिया है, यहाँ देखेंगे। फिर इंटरनेशनल है, यहाँ पे नेशनल के बाद इंटरनेशनल, और उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ रैंकिंग वगैरह, और फिर इकोनॉमिक करंट अफेयर्स है। ठीक है, उसके बाद साइंस होगा, यहाँ देख लीजिए, साइंस है। ठीक है, इन्वायरमेंटल है। तो ये सारा चीज़ है, और बिहार का अलग से करंट अफेयर और यूपी का दिया रहता है, कम में रहता है, लेकिन इसके लिए अलग से कोई देख लेंगे। बिहार करंट अफेयर्स के लिए रूट एरिया का करंट अफेयर्स 1 जुलाई को आएगा, वहाँ से अपडेटेड वाला देखेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स और शॉर्ट न्यूज़ भी दिया रहता है, अवार्ड वगैरह, इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और ये जो है ना, ये पॉइंट्स सारा पढ़ने के बाद जब आप करिएगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन होगा, वो सबको वन फॉर्मेट में कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जैसे ये, अब मान लीजिए नेशनल न्यूज है कोई, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, तो ये नेशनल न्यूज़ में होगा। ठीक है, कोई इंटरनेशनल होगा, इसी में देख लीजिए। ठीक है, तो उस तरह से इसमें दिया हुआ है, तो ये रिवीजन पर्सपेक्टिव से आप शुरू में भी देख सकते हैं अगर मंथली वगैरह कवर किए हैं तो। ठीक है, इस तरह से आपको आइडिया रखना है ये सब चीज़। जैसे यहाँ देखेंगे तो ये जो समिट वगैरह कुछ किया हुआ है तो ये इंटरनेशनल से रिलेटेड होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ आपको ये भी दिया है समिट, तो ये साइंस का भी करंट अफेयर्स होगा। तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, नेशनल वाले पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों हम लोग के PMW PCS एस्पिरेंटो जो है ना, ये IS वाला नहीं, PCS एस्पिरेंटो करके, उस पर हम लोग यूटेरिया का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, RDL 30 बैच हम लोग पेड में करा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे भी डाल दिए फ्री में लेक्चर, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये नेशनल से इसमें भी स्टार्ट हो चुका है, लिंक आपको दे दिया जाएगा कमेंट। ठीक है, और इसी का बिहार करंट अफेयर्स 1 जुलाई से हम लोग डिस्कस करेंगे। और घटना चक्र का जो भी सीरीज है, पिक्टोरियल हो गया, पॉइंटर हो गया, या PYQ वाला स्टेट PCS BPSC, सारा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, PMW IS एस्पिरेंटो, और PCS वाले पे भी विजिट कर लीजिएगा चैनल पे, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये सर्च करिएगा ना, मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे अगर न्यूज़ देखा जाए, इंटरनेशनल योगा डे 2024 मनाया गया है। तो देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि योगा डे मनाते कब है और इसका थीम क्या होता है। तो 21 जून को मनाते हैं, और हुआ कहाँ पे था लोकेशन, तो ये कोलकाता में 2026 वाला है। ठीक है, ये 8 दिन पहले का न्यूज़ है, तो ये ध्यान रखिएगा। कोलकाता में योगा डे अब की बार का मनाया गया है, 12वां नंबर का था, 21 जून को। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, ये मोदी जी पार्टिसिपेट किए थे तो आपको ही पता है, तो रेड रोड कोलकाता में गए थे। कितना लोग जमा हुए थे ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, 35,000 से ज़्यादा लोग थे। ठीक है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कलेक्टिव सेलिब्रेशन हुआ है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी आई थिंक ये शामिल हुआ, आगे देख लेंगे इसको। ठीक है, यूनिटी एंड हार्मोनी करेक्शन ये सब रिप्रेजेंट करता है, आपको ही पता है, ये कॉमन सेंस है, ये सब छोड़ दीजिए, ये थीम याद कर लीजिए। ठीक है, कोलकाता में हुआ था, 21 जून को हुआ था, और थीम है योगा फॉर हेल्थी एजिंग। ठीक है, हेल्दी एजिंग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये 3 चीज़ को याद रखना है। ठीक है, ये हुआ कहाँ पे था, कब हुआ था, और क्या थीम है। ठीक है, 3 चीज़, ये सब छोड़ दीजिए। 100 डे का काउंटडाउन कितना, 75 दिन का, 50 दिन, 25 दिन, ये सब आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, मैं इसको छोड़ा हूँ। ठीक है, उसके बाद इवेंट क्रिएटेड ए न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल किया, तो ये एक हाईलाइटेड कर लीजिएगा। और कैंपेन चला गया 100 डेज 100 सिटी 100 ऑर्गेनाइजेशन, ताकि योगा प्रैक्टिस को हम हमेशा इंडिया में प्रमोट किया जा सके। 21 जून को मनाते हैं, पता है 2014 से इसको स्टार्ट किया गया था दोस्तों, मोदी जी के द्वारा यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, 11 दिसंबर 2014 से ये डिक्लेयर भी हो गया था इंटरनेशनल योगा डे, प्रपोज किया गया था, मतलब कि यूनाइटेड नेशन में मोदी जी के द्वारा। और यूनाइटेड नेशन ने इसको एक्सेप्ट कब किया, 11 दिसंबर 2014 में। ठीक है, सितंबर में इसको प्रपोज और दिसंबर में इसको अपना लिया गया। 193 मेंबर लोग ये सब इसको सपोर्ट कर दिए थे, ये चीज़ है। उसके बाद इसमें देखते हैं, ये
यहाँ देखिए ये जो लिख रहा है आपको, देन इंटरनेशनल योगा डे वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये पहला वाला न्यू दिल्ली में मना था, आपको ही पता है राजधानी है तो। राजधानी कब चेंज हुआ था? 2011, सॉरी कब हुआ था? 1911 में ना, बताइए। ठीक है, कौन था उस समय वायसराय वगैरह? ठीक है, फर्स्ट एडिशन, ये सब लोग ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो योगा डे 21 जून कोलकाता में हुआ था। और योगा फॉर हेल्दी एजिंग गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। 2014 में इसको यूनाइटेड नेशन में प्रपोज किया गया था, बाद में अपना लिया गया था। 100 डेज, 100 सिटीज, 100 ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से रिवीजन करना है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा नंबर हम लोग का है, राष्ट्रपति न्यू दिल्ली भवन में पहली बार इसको किया गया था। तो पहला खत्म। ठीक है, इतना लंबा है, लेकिन इसको शॉर्ट नोट्स अगर बनाइएगा तो 4 से 5 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से यूटेरिया में क्या करता है ना, वो 3-4 लाइन में बस इंपॉर्टेंट दे देता है, ये पूरा कहानी नहीं देता है जैसे न्यूज़पेपर में देता है। ठीक है, तो पीटी 365 की जगह पर इसको भी पढ़ सकते हैं, और हॉलिस्टिक कवरेज हो जाएगा, बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और यूपीपीसीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ये सेकंड न्यूज है, अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चल रहा है। आप देखिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका फेज 2 ये है। तो ये कितना मतलब कि पढ़िएगा तो ये ठीक है, ये चला है, इतना आइडिया रखिएगा थोड़ा सा। यूपीपीसीएस अहमदाबाद, सॉरी ये अहमदाबाद है गुजरात का, तो मोदी जी के द्वारा चालू किया गया। बस ये ध्यान रखिएगा, इसका कॉरिडोर का 6 किलोमीटर के आसपास होना, 5 स्टेशन, ये सब याद करने की जरूरत है। एक रिंग रिंग आपको मेट्रो स्टार्ट हुआ है, बताइएगा दिल्ली में कहाँ पे हुआ है, ये हम लोग ट्रेन में डिस्कस किए थे, जल्दी से कमेंट बताइए। ठीक है, इतना करोड़ रुपए इसमें खर्च भी किया जा रहा है, 2169 करोड़। ठीक है, ये सब छोड़ सकते हैं। अहमदाबाद से गांधीनगर मेट्रो कॉरिडोर को एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरिया को कनेक्ट करेगा। क्या फायदा करेगा तो ये आपको पता है, ट्रेवल टाइम घटाएगा, रोड ट्रैफिक को घटाएगा। ठीक है, क्वालिटी बढ़ेगा, अर्बन मोबिलिटी होगा, ये सब है। गेम्स उमस में फायदा करेगा, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बात करेंगे इसमें जो है इंटरनेशनल, सॉरी इनॉग्रेशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1। अब देखिए अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट था, बीपीएससी वाले पढ़ेंगे तो पटना का पढ़ लेंगे, यूपीपीसीएस वाला अपना यूपी का देख लेंगे। और ये नोएडा का एक एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, उसका ऑपरेशन हो गया है 15 जून 2026 से। ठीक है, उसका कमर्शियल फ्लाइट भी वहाँ से ऑपरेट हो गया इंडिगो के द्वारा। इंडिगो का कितना शेयर है? 60% है क्या ये एविएशन में? बताइएगा कमेंट में। लखनऊ से इसको लॉन्च किया गया इंडिगो से। जेवर एयरपोर्ट अराइव फ्रॉम, अच्छा लखनऊ से ये जेवर में आया था। ठीक है, नोएडा में है, ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध नगर का नाम आएगा यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो ये इनोग्रेट किया गया था, फेज 1 था। तो ये जो है कोस्ट 11,200 करोड़, याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं पूछ लेता है, देख लीजिएगा पीसीएस का जो भी दे रहे हैं। अच्छा, एक एमआरओ फैसिलिटी बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा, मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना और ओवरऑल करना, ये सब। ठीक है, अच्छा ये उत्तर प्रदेश वन ऑफ द स्टेट्स है, ऐसा नहीं कि सबसे हाईएस्ट उसके पास नंबर है, वो हाईएस्ट नंबर में से ये भी एक स्टेट है, ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कमेंट बताइएगा सबसे हाईएस्ट मतलब कि नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ पे है, या क्या यूपी में ही है या कोई और है, बताइए कमेंट में। थोड़ा सा आप लोग भी इंटरेक्शन और अपना क्यूरियसनेस दिखाइए, तो कमेंट करिए, तो ज़्यादा वर्दी होगा, एक्टिव रिकॉल हो पाएगा। ठीक है, माइंड पे थोड़ा सा जोर डालिए और कमेंट बताइए, सर्च भी करके बता सकते हैं, वीडियो पॉज करिए बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 29,000 करोड़, ये आपको उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, उड़ान स्कीम किससे रिलेटेड है? इसी से रिलेटेड है। तो ये एक चीज़ हो गया गौतम बुद्ध नगर में आपको, जेवर एयरपोर्ट नोएडा। ठीक है, तो इसमें 100 नया एयरपोर्ट और 200 नया हेलीपैड वगैरह को डेवलप करना है स्मॉलर सिटी में। एमआरओ वाला हम लोग ने देख लिया था, ये सब छोड़ने का काम है, देख लीजिएगा आपको अगर पढ़ना है तो। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, 100% सब्सिडी ऑफ जूरिच एयरपोर्ट। ठीक है, उसका है, और डेवलप क्या कर रहा है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, कंस्ट्रक्शन करना, डेवलपमेंट करना, ऑपरेशन करना, ग्रीन फील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सब देख सकते हैं, ट्रिपल पी मोड पे बनाया जाएगा। तो ये हो गया। चलिए आगे आते हैं, सिक्किम को फुली डिक्लेयर्ड स्टेट, लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया गया। तो इसमें ना 95% से ऊपर हो जाता है ना, तो ये बोला जाता है फुली लिटरेट स्टेट। ये है 100 नहीं, 95% से ज़्यादा होता है। तो सिक्किम बन गया, 5वां नंबर का है। ठीक है, उल्लास प्रोग्राम क्या होता है ये बताइए? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, तो लर्निंग को लेकर है उल्लास स्कीम, उसके अंतर्गत ये लिटरेसी को अचीव कर लिया है कौन? सिक्किम। सिक्किम एक न्यूज़ में था, ये इडुटेरिया का नेशनल डिस्कस कर रहे थे ना, मार्च में था। पेक्योंग एयरपोर्ट का नाम क्या चेंज किया गया है सिक्किम में? क्या पोखरेल करके है क्या? बताइए कमेंट में, वहाँ के फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश वगैरह को भी किया गया ये सब चीज़। तो फिफ्थ स्टेट, लिटरेट स्टेट, फोर्थ एमंग स्टेट। अच्छा ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं इसमें, ये कौन कौन दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। लेकिन इसमें देखना है ना सबसे पहला कौन आपको जुड़ा था। हम लोग का ये टारगेट है कि फुल लिटरेसी 2030 तक प्राप्त कर ले, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका ये एक तरह से टारगेट है। और यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है,
मिजोरम को जो है ना पहला स्टेट था। तो अब देखिए यहाँ पे बस ये याद रखना है, सिक्किम पांचवा है तो ये छोड़िए, मिजोरम पहला है। इसको याद करिए, नोट में लिखिए, मिजोरम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अटेंड द फुल लिटरेसी, मिजोरम। ठीक है। और अगर यूनियन टेरेटरी में बात करें तो लद्दाख है क्या, ये भी देख लीजिए, लद्दाख है यूनियन टेरेटरी नॉन स्टेट में पहला। ठीक है, तो ये याद रखना है। और पांचवा सिक्किम बना है। ठीक है, और ये सब याद करना है, तो तीसरा चौथा दूसरा ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मिजोरम फर्स्ट है और लद्दाख फर्स्ट है, पांचवा सिक्किम है। और सिक्किम को डिक्लेयर किया गया इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रेम सिंह तमांग जो है वहाँ के आपको सीएम जी हैं। तो ये सब चीज़ है। ठीक है, ये सब पढ़ लेंगे, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। चलिए पांचवा नंबर न्यूज़ पे आते हैं। एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट आया है, एडसी इसको बोल सकते हैं। ये 2024 का डेटा लेकर ये 26 में जारी किया गया है। ठीक है, तो पूछेगा तो यही पूछेगा, 25-26 में हुआ ही नहीं है। तो ये एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये जारी किया जाता है। अच्छा, ठीक है, तो ये एक टेबल में दिया रहता है ना, तो वो सब देख लेंगे, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जारी किया गया है। तो एक जैसे कि कुछ कुछ मैं पूछूंगा, बताइएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, ये बताइए। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, दो चीज़ है, तो ये दोनों में रैंक बताइए इंडिया का कितना हो गया है। क्या आपको करप्शन में 91 हो गया है क्या, और क्लाइमेट चेंज में आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, और क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये बताइएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे है हम लोग एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड। सुसाइड बहुत ही ज़्यादा एक, मतलब कि आजकल लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो कोटा वाला तो आप लोग को पता ही होगा, यूपीएससी वाले में भी लोग रहते हैं। तो थोड़ा सा ये डिप्रेशन को दूर भगाइए, तो ये सारा चीज़ है। मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है। मिनहास का नाम जानते होंगे ना, ये स्कीम वगैरह, तो ये मेंटल हेल्थ को लेकर था। तो इसमें क्या क्या फाइंडिंग आया है, ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है। तो 2023 में ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल डेथ कितना हुआ है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4,44,000 के अप्रॉक्स हुआ है। अच्छा, 24 में ये बढ़ गया, देखिए। तो ये बस ध्यान रखना है, 4,67,000 के आसपास है, 4.5 लाख से ग्रेटर है। और एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है। रेट वोट याद करने का मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, दिया हुआ है, अगर पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैजुअलिटी 2024 में रिपोर्ट किया गया था 30 साल के इस ग्रुप में, 30 से 35 साल के बीच में। देखिए ये लोग बेरोजगार वाला जो एरिया है ना यहाँ पे, ठीक है, ये सब है। तो ये मेन ये चीज़ है कि लगभग 4.5 लाख से ऊपर, 4,67,000 एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है। कौन सा रिपोर्ट है, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और कॉज क्या क्या है, ये किस फोर्स के कारण मतलब लोग मजबूर होते हैं ये करने के लिए, तो देखा जाए तो एक ड्यू टू लाइटनिंग। अच्छा, ये कुछ यहाँ पे देखिए, सुसाइड के अलावा एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ में हम लोग बात करें जैसे नेचुरल डिजास्टर, किसी एक्सीडेंट की वजह से होता है, तो लाइटनिंग जो बिजली चक्रवात ये होता है ना, उसके कारण हो जाता है। ठीक है, और एक्सीडेंटल डेथ ड्यू टू फोर्स ऑफ नेचर, हीट सन स्ट्रोक्स के द्वारा भी है, और कोल्ड के द्वारा भी यहाँ पे डेथ वगैरह देखने को मिलता है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान रखें। अच्छा, सुसाइड वाला में अगर किसी को याद हो तो और बताइए, कि डाटा याद है कि आगे हम लोग देखेंगे भी, थोड़ा सा अगर किसी को पहले से पढ़े हो तो रिकॉल करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो वही है, आपको ठंडा के कारण, हीट के कारण, लाइटनिंग के कारण ये सब सनस्ट्रोक यहाँ पे डेथ हो रहा है। एक्सीडेंटल डेथ है 4,67,000 के आसपास 24 में था। और 45 से 60 और 30 से 45 ये सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे दिया लाइटनिंग के कारण। अब देखिए ये सब इतना ही डिटेल में कौन याद करेगा, देखिए बताइए। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र वाराष्ट्र है क्या, देख लीजिए, लाइटनिंग के कारण। और अदर कॉज में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी छोड़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि याद रखना, रिटेन करना भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, काम की चीज़ें। देखिए फायर एक्सीडेंट में भी लोगों का डेथ हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। टोटल ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट से भी होता है। डेथ बाई टाइप ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में इतना लोग डेथ कर गए हैं। ठीक है, रेलवे के कारण बहुत कम होता है। ये सब देख सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसको मेरे अकॉर्डिंग। और रूरल और अर्बन दोनों का अलग अलग दिया हुआ, पूरा डिटेल दिया हुआ है। हाँ, सुसाइड वाला एक देख लीजिए, एक्सीडेंटल में 4,67,000 का एक डाटा याद रख लीजिएगा। और एनसीआरबी का रिपोर्ट है, टोटल सुसाइड रेट 23 का छोड़े 24 में देखिए, 23 में था 171, और ये थोड़ा सा घटा हुआ है। तो ये चीज़ एक देख सकते हैं। 12.2 रेट है सुसाइड का, ये डेटा मेंस में भी यूज कर सकते हैं।
पर लाख पॉपुलेशन में निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक डिक्रीज थोड़ा सा ऑब्जर्व हुआ है सुसाइड में, लेकिन वहाँ पे जो एक्सीडेंटल डेथ है वहाँ पे बढ़ा है। तो सिटीज़ में देखेंगे तो ये सब लिखा हुआ है। सुसाइड का सबसे ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स अदर देन मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम, बेरोजगारी है, ठीक है, डिप्रेशन है, जॉब नहीं होना, ये सब है। इलनेस भी है, मेंटल हेल्थ पे इशू पड़ जाता है, वही डिप्रेशन वाला है। अच्छा, ये लोग जो ड्रग एब्यूज वाले भी हैं वो सब है, जो ड्रग मतलब कि दारू का नशा या ये सब हो गया, गांजा वाजा, ठीक है, ये सब दिया हुआ डेटा, इसको याद करने का मुझे नहीं लगता है कि अच्छा, इलिटरेट मात्र 10.1% है जो सुसाइड कर रहे हैं, 90% लोग लिटरेट ही है। अब बताइए, एक बार अपने लेवल से इसको पढ़ लीजिएगा, ये मिड सब ये लेवल पे दिया हुआ है, ग्रेजुएट मैट्रिक, ये मुझे नहीं लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा दे दिया है ना, इसको 2-3 लाइन में ही आप लोग कर लेंगे। ये जो लिटरेट वाला था, 5वां नंबर सिक्किम था, पहला जो है मिजोरम था, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पहला था, और एक्सीडेंटल डेथ वाले में हम लोग एनसीआरबी का रिपोर्ट और सुसाइड वाला देख रहे थे। तो 24 में बढ़ा है, 23 से एक्सीडेंटल वाला, लेकिन घटा है सुसाइड वाला, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और लिटरेट में ही ज़्यादा सुसाइड हो रहा है, ये सारा चीज़ है ये, और बाकी सारा चीज़ आप लोग पढ़ लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट यही है। और इसके बाद आते हैं इसमें, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्या अनाउंस किया है, तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का फेज 3, ठीक है, एसआईआर बीएलओ का डेथ हो रहा था, बहुत न्यूज़ में चला था, ठीक है, बंगाल में जुडिशरी को लगाया गया था, तो ये सब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया फेज 3 एसआईआर का, इलेक्टोरल रोल्स में नाम उनको अपडेट करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो बात करेंगे, ये फेज जो है 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी को कवर करेगा, उसको अपडेट और वेरीफाई करना है इलेक्टोरल रोल्स को। इसमें टीचर उचर को ज़्यादा लगाया जाता है ना, नो एलिजिबल सिटीजन इज लेफ्ट आउट एंड नो एलिजिबल इन एलिजिबल पर्सन इज इंक्लूडेड, मतलब कि जो लायक है, मतलब कि जो एलिजिबल हैं, ठीक है, वैलिड आदमी को ही वोट देने के लिए रखा जाए, जो लोग कहीं माइग्रेट कर गए, हट गए हैं, चले गए हैं, उनका नाम काट के हटा दिया जाए, ये सब है, ठीक है। एसआईआर को इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुटरी पावर मिला हुआ है, आर्टिकल 324 के अंतर्गत, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें एसडीसी का सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट एंड कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये किसके पास है, और इलेक्शन को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 324 नंबर आर्टिकल, और ये आरपीए के अंतर्गत भी आता है क्या, बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो ये सब चलेगा 16 और 3 यूनिट टेरिटरी में। और कितना लाख ऑफिसर, ये सब तो पढ़ने का जरूरत है नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन कवर नहीं हुआ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, आई थिंक ये पहले में हो गया है क्या, बताइए। अच्छा, ये बाद में होगा। अच्छा, बूथ लेवल जो ऑफिसर होंगे ना, हाउस टू हाउस वाला वेरिफिकेशन करेंगे, और बाद में बीएलओ जो जाएंगे वो फेज 3 के डिप्लॉयड हो जाएंगे। यहाँ पे ये सब डेटा दिया हुआ है, कब से कहाँ पे चल किया जाएगा, ये मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 फेज ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो उसमें लगभग 59 करोड़ इलेक्शन इलेक्टर्स लोग को यहाँ पे कवर किया गया था, ये सब चीज़ है, ये डेटा दिया हुआ है, याद करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है असेंबली इलेक्शन रिजल्ट आया हुआ है 2026 का, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, और केरला का नाम केरलम हो गया ना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी योगा डे वाला पढ़ रहे थे। यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में, यहाँ पे देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जगह पे एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, और 4 स्टेट में ये हुआ था असेंबली इलेक्शन। तो इसका रिजल्ट क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है, 2024 के इलेक्शन के बाद यहाँ पे हुआ था। तो बात करेंगे इसमें जो है हायर वोटर पार्टिसिपेशन है, ये सब वेस्ट बंगाल में, और तमिलनाडु में तमिलागा बेट्री का कजगम, इसका ज़्यादा राइज देखने को मिला है। केरला में कांग्रेस लेड यूडीएफ वहाँ पे रिटर्न हो गए हैं। एनडीए इन असम में, ठीक है, आए हैं, और पुडुचेरी में भी अलायंस है। तो ये सब चीज़ है कि इसका क्या सरकार है, ये तो पूछता नहीं है, बस ये दिया हुआ था, देख लीजिए। पोलिंग कब हुआ, क्या हुआ, शेड्यूल, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। कितना वोटर, ये सब अगर आपके स्टेट का है पीसीएस में तो पढ़िए, अदरवाइज ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है, एकदम एलिमिनेट करिए जो नहीं है। वाट नॉट टू रीड इज इम्पोर्टेंट, वाट टू रीड, ठीक है, तो ये सब है। ये कौन बने हैं, ये सीएम वगैरह, ये देख सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी फर्स्ट बीजेपी सीएम है वेस्ट बंगाल के, ये इंपॉर्टेंट है। आर एन रवि गवर्नर है, ठीक है, कोलकाता में ये।
पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं आप। तमिलनाडु में देखेंगे तो यहाँ पे ये जो तमिलागा वेट्री कजगम सी जोसेफ विजय के द्वारा, विजय थलापति वाले हैं क्या, वो सीएम बने हैं तमिलनाडु के। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी बहुत न्यूज में थे पहले, तो ये सब है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। बाकी ये सब अगर पढ़ना है तो आप लोग वीडियो पॉज करके या पीडीएफ से पढ़ लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। केरला असेंबली में कौन बने हैं? बीडी सतीशन। बीडी सतीशन, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले के, मतलब कि कांग्रेस पार्टी के हैं। ये देख सकते हैं यूडीएफ वहाँ पे कैपिटलाइज हो रहा है। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। असम के बारे में बात करेंगे तो हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, तो ये लोगों का नाम याद रखना है सीएम का। ठीक है, और कौन सी पार्टी है थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। कौन है ये असम में? बीजेपी वाले हैं क्या? एनडीए का, सॉरी, ये गठबंधन वाला है। ठीक है, बाकी ये सब आप देख सकते हैं, काट दीजिए। पुडुचेरी में बात करेंगे तो एनडीए वहाँ पे भी निकल कर आ रहा है। और एन रागा स्वामी, ये जो है पुडुचेरी के सीएम बने हैं दोस्तों। बस इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है, ये सब बकवास भर दिया है। ठीक है, तो चलिए फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको रिकॉल हो जाए और क्या फिल्टर आउट करना है वो इम्पोर्टेंट है हम लोग के चैनल पे। तो चलिए, ये वाला जो टॉपिक था असेंबली इलेक्शन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में हुआ था। बस ये ध्यान रखना है। और कौन सीएम बने हैं और कौन सा पार्टी का सरकार बना है ये देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी शुभेंदु अधिकारी बने हैं सीएम। ठीक है, और गवर्नर का नाम भी देखना है तो देख सकते हैं। और तमिलनाडु में जोसेफ विजय बने हैं। ठीक है, तमिलागा वेट्री कजगम, ये बहुत ही अच्छा सा राइज किया वहाँ पे। ठीक है, ये एक याद रखिएगा। और केरला में वी डी सतीशन, ये आईएनसी के सीएम बने हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे असेंबली, सॉरी, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा है। और पुडुचेरी में एन रागा स्वामी जी बने हैं, एनडीए का वहाँ भी सरकार है। ठीक है, और असम में भी एनडीए सरकार है। ठीक है, तो ये आ गया क्राइम का रिपोर्ट। ये एनसीआरबी के द्वारा ही जारी किया गया होगा ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अभी एक्सीडेंटल एंड सुसाइड वाला रिपोर्ट देख रहे थे, अभी ये क्राइम कितना हो रहा है इसका रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, और बीएनएस आ गया ना, तो ये सबको लेकर आईपीसी वगैरह। तो की हाईलाइट क्या है इसमें देखिए, तो लगभग 59 लाख क्रिमिनल केस दर्ज हुआ था 24 में। 6% घटा है 2023 से, घटा है क्राइम्स, ये ध्यान रखिएगा। कितना है ये नहीं, घटा है, याद रखेंगे। 6% डिक्लाइन हुआ है। ये याद करने का डेटा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये डाटा अभी हम लोग डिस्कस कर ही लिए। 6% घटा है, ये भी हो गया। अच्छा, रिक्लासिफिकेशन जो लीगल हो रहा है ना, उसके कारण क्या चीज़ हो रहा है ये सब इसमें दिया हुआ है। ये आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। और क्यों ये घटा है ये बोल रहा है ना, क्योंकि इसमें चेंजेस लाया गया है भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है, तो उसके कारण ये क्राइम घटने को देखने को मिला है, क्योंकि सजा वजा थोड़ा सा टाइट कर दिया गया होगा, लोग क्राइम करने से डरेंगे, इस तरह का कुछ इसमें दिया है। साइबर क्राइम बढ़ गया, ये ध्यान रखिएगा। साइबर क्राइम 2024 में बढ़ा है। नॉर्मल क्राइम घटा है, साइबर क्राइम बढ़ा है। और कितना हो गया देखिए, 1 लाख के आसपास है, सैकड़ा, हज़ार, 10, 1 लाख के आसपास 2024 में साइबर क्राइम हुआ है। जामतारा वाला जानते हैं कि कहाँ पे है बताइए? ये सब डेटा छोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दे दिया है डेटा। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन वाला भी है यहाँ पे, ये सब साइबर वाले में। डीप फेक तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, ये सब देख लीजिए। एक्सटॉर्शन भी है। ठीक है, साइबर क्राइम दिल्ली के बारे में अगर बात किया जाए तो 404 साइबर क्राइम 2024 में देखने को मिला था। आपका जैसे कि डिजिटल अरेस्ट हो जाता है या आपका पैसा उड़ा लिया जाता है मोबाइल वगैरह से हैक करके, तो ये सारा चीज़ साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। साइबर बुलिंग करना या आपको क्या है, मतलब कि परेशान करना, ठीक है, ये सब करना उसमें आता है। इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस भी बड़ा है, ये सब दिया हुआ है, डेटा छोड़ सकते हैं। फेक करेंसी का भी सीजर है इसमें, फेक करेंसी वाला भी देख सकते हैं। वीमेन का अगेंस्ट में भी बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है, ये पढ़ सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस भी है। ठीक है, ये देख सकते हैं, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है थोड़ा सा, ये आपको क्राइम अगेंस्ट वीमेन वाला। मेजर वीमेन के लिए कंसर्न है डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, ये सब चीज़ है। किडनैपिंग भी होता है वीमेन में, जानते ही हैं, रेप भी हो जाता है, ये सब है। सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के अंतर्गत ये सब दिया गया है, पोक्सो के अंतर्गत असॉल्ट वगैरह हो जाता है। अच्छा, ये स्टेट वाइज अगेंस्ट वीमेन के दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा क्राइम वीमेन के अंतर्गत होने वाला उत्तर प्रदेश है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश, यूपी पीसेस वाले ध्यान रखेंगे। चिल्ड्रन में अगर बात किया जाए ना, तो ये बड़ा है। ठीक है, और ये सब कितना डेटा याद करेगा। दिल्ली वाला किडनैपिंग बहुत ये न्यूज़ में आया था ना, मूवी के कारण फेमस हो गया था। पोक्सो
ये लगता है इसमें, ये क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन वाला में। अगर शेड्यूल टाइप एसटी के अंतर्गत देखा जाए तो ये भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है थोड़ा सा। एससी एक्सटी एक प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट है ना, उसके कारण भी है ये सब। शेड्यूल कास्ट एससी के अंतर्गत, एसटी नहीं एससी, इसमें भी देख सकते हैं ये क्या है, डिक्लाइन ही हुआ है। तो ये सब चीज़ है। सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट एसटी में उत्तर प्रदेश में होता है, और यहाँ पे एसटी वाला में मध्य प्रदेश है। मर्डर केस भी दिया हुआ है, ये कितना याद करिएगा, मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है। डेथ बाय सुसाइड, ये अभी एनसीआरबी का डेटा पड़े ना 2024 में, सुसाइड वाला क्या हुआ था, घटा था कि बड़ा था बताइए। एक्सीडेंटल डेथ वाला था और सुसाइड वाला, ये पढ़ लिए हैं, ये इसमें रिवाइज करने की जरूरत है नहीं। ड्रग ओवर डेथ, ओवरडोज से ड्रग का भी डेथ होता है, ये सब दिया हुआ। पंजाब में सबसे ज़्यादा ओवरडोज ड्रग के कारण डेथ होता है। ओवरऑल स्टेट में देखें तो किसमें सबसे ज़्यादा है, ये देख सकते हैं। केरला रिकॉर्डेड हाईएस्ट 4 सीटिंग रेट, ठीक है। तो ये सारा इतना बहुत सारा इसमें फर्जी टाइप का चीज़ें डेटा दे लिया, मेंस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको छोड़ सकते हैं। देखिए आगे देखेंगे, ये 9th नंबर टॉपिक है नेशनल वाले में, कि बीसीसीआई जो है ना एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं होगा। आरटीआई 2005 का एक्ट के अंतर्गत ये सीआईसी जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसके द्वारा ये एक तरह का यहाँ पे ऑर्डर पास किया गया है। यहाँ देखेंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई का है, इंडिया वाला बीसीसीआई है, ठीक है, क्रिकेट का है। तो इसमें मांग मतलब कि आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे ना, तो ये आरटीआई के अंतर्गत नहीं आएगा, ये बोला गया है। और ये सेकंड अपील में इसको बोला गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मांगा गया था कुछ, तो सीआईसी बोला कि नहीं, ये पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं है, इसलिए आरटीआई से इन्फॉर्मेशन इसमें से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जो काम का चीज़ है वो दिखा देते हैं। ये प्राइवेट एसोसिएशन है किसके अंतर्गत, तो तमिलनाडु का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के अंतर्गत ये, ठीक है, प्राइवेट और ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आएगा। और ये जो है मतलब कि सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट नहीं होता है, ये फाइनेंस गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है, प्राइवेट और ऑटोनोमस है, इसलिए पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए जो नागरिक है, सिटीजन है, वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं बीसीसीआई से आरटीआई के अंतर्गत, बस यही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि इट इज़ नॉट ए स्टेट अंडर आर्टिकल 12 के अंतर्गत आर्टिकल, ये है, ये आपको पता भी होगा, हम लोग आपको लक्ष्मीकांत का नोट्स भी डाले हुए हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन भी है, रिव्यू पूरा आपको पीवाईक्यू मैराथन वीडियोस देख सकते हैं, बीपीएससी का भी है, आपको आप पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे चेकआउट करेंगे तो मिल जाएगा। ये दो कमेटी है, एक आरएम लोधा कमेटी और एक है, ठीक है वही है लोधा कमेटी। ये बीसीसीआई में कुछ सुधार वगैरह को लेकर यहाँ पे बोला गया था कि बैक रूम अफेयर या क्लोज डोर, इसको लेकर ये बस नाम याद रखिएगा, मेंस है नहीं कि उतना डिटेल पूछेगा, ठीक है। लॉ कमीशन का भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट था, बस यही है। उसके बाद ये जो है आसाम टेबल यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है, ठीक है। सबसे पहले कौन लाया था, ये उत्तराखंड लाया था, उसके बाद गुजरात लाया ना, और ये बिल आ गया है आपको आसाम में, ठीक है। यूके गुजरात और ये थर्ड हो जाएगा, ये बिल है अभी, ये ध्यान रखिएगा। यूके में तो लॉ बन गया है, ठीक है, गुजरात में बना है कि नहीं कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक है। थर्ड वाला ये आसाम में। तो देख लेते हैं यहाँ पे, यूसीसी बिल असम का 2024 आया है, ये सिविल लॉ में रिफॉर्म लाएगा, असम गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। इससे क्या होगा आपको भी पता है, कॉमन लीगल फ्रेमवर्क बन जाएगा सारा आपको धर्म को लेकर, जो जिसमें मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस और लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, शादी करना, तलाक लेना, ठीक है, किसी को गोद लेना, ठीक है, ये सब में लिव इन रिलेशनशिप सब में एक तरह का लॉ आ जाएगा, यूनिफॉर्म लॉ कॉमन हो जाएगा सबके लिए। जैसे सरिया है या हिंदू में कुछ और है, हिंदू सेक्शन 8, तो ये सब हट जाएगा, एक हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है यूसीसी, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया था ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, अतुल बोरला जी के द्वारा, हेमंत बिश्व शर्मा के भी यहाँ पे ये किए थे। अच्छा, वॉइस वोट से ये पास हुआ था, वॉइस वोट क्या होता है ये आप लोग पढ़ लेंगे। अच्छा, इसके पहले उत्तराखंड सबसे पहला है, मैंने बताया था, और उसके पहले जो आज़ाद होने से पहले पुर्तगीज का ये गोवा में है, वो तो आपको भी पता है, गुजरात भी है, दो है जो कि अडॉप्ट कर लिए हैं, लेजिस्लेशन बना लिया है। आर्टिकल नंबर किस में आता है, 44 में आता है यूसीसी, ये ध्यान रखना है। और ये रिप्लेस करेगा किसको, सॉरी रिपील करेगा आसाम का कंपलसरी रेगुलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, ठीक है, ये सब है। मैरिज रिलेटेड प्रोविजन ये चेंज हो जाएगा, 21 साल से कर दिया जाएगा, ब्राइड के लिए 18 और 21 साल ग्रूम के लिए। ये डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, आसाम का भी बिल है। अब ये सब कुछ कुछ डाइवोर्स के लिए कराया है, ये आपको पढ़ना है तो एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, बाकी ठीक है।
ये सब फाइन वगैरह भी लाया गया है। जेंडर इक्वालिटी के लिए भी यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप पे भी कुछ कुछ है। ये लिव इन रिलेशनशिप पे थोड़ा देख लेते हैं। बिल मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन। अच्छा, लिव इन में रह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराइए 1 मंथ के अंतर्गत, मैंडेटरी है, नहीं तो पकड़ा जाइएगा तो फिर उसका अलग से सजा वगैरह या फाइन वगैरह होगा। अच्छा, ये है, ये अगर फेल हो जाते हैं तो क्या है, 3 मंथ तक का आपको सजा मिल जाएगा या 10,000 का फाइन देना पड़ेगा। अगर फिर से वो करते हैं तो आपको 6 मंथ का सजा मिल जाएगा। ठीक है, पहले 3 मंथ का था, अब दोगुना कर दिया जाएगा और ये 25,000 कर दिया जाएगा फाइन। 10,000 से 25,000, 20,000 नहीं 25,000 कर दिया जाएगा, ये सब चीज़ है। ठीक है, पेनाल्टीज वगैरह लगाया जा रहा है। चाइल्ड मैरिज करिएगा तो 2 साल तक का या फाइन भी लगेगा। ये सब दिया हुआ है। इतना डिटेल मुझे नहीं लगता है कि पूछेगा असम के बारे में। पूछेगा कि आर्टिकल कौन सा है, तीसरा नंबर का स्टेट है कि कौन है, ये सब है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। कार्बी आंगलोंग वाला एक ये रीजन है, ये आसाम में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वंदे मातरम का जो अंडर ऑनर लॉ, ये 150 साल हो गया है ना। वंदे मातरम का 6 स्टेंजा को अपना लिया गया है। 2 स्टेंजा पहले था और इसमें क्या है कि कुछ देवी माता लोगों का नाम आता था, इसलिए न्यूज में रहा था। तो ये देखेंगे तो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था 5 मई 2024 को, टू अमेंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ठीक है, तो इसमें टू मेक इंसल्ट टू और ऑब्स्ट्रक्शन टू द सिंगिंग इन ऑफ द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ये वंदे मातरम आनंद मठ में है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, गाया गया था आईएनसी के कौन से सेशन में, 1896 था क्या, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था क्या, और उसके कौन थे प्रेसिडेंट उस आईएनसी के, ये भी कमेंट बताइएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 1971 का, एट द प्रेजेंट 1971 एक प्रोटेक्ट नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल एंथम जनगण मन, नेशनल एंथम जनगण मन, और वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा चीज़ पढ़ लिए। ठीक है, ये आपको प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंतर्गत ये सबको शामिल किया गया। ध्यान ये रखना है कि अगर मान लीजिए कि कोई ये अगर अच्छे से इसको फॉलो नहीं करता है तो पनिशेबल है। सिंगिंग में अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, इलीगल कुछ करते हैं, तो 3 साल तक और फाइन भी लग सकता है, और लीगली इन्फोर्सेबल प्रोविजन है ये। ठीक है, इसमें क्या करना है ना, नेशनल ऑनर सम्मान को यहाँ पे इंसल्ट ना हो, कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए लाया गया है। बात करेंगे यहाँ पे, ये जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और ये आनंद मठ के बुक में निकला है, लेकिन पब्लिश हुआ था एक न्यूज़पेपर था, ये मैगजीन था बंग दर्शन, उसमें पब्लिश हुआ था। बाद में ये आनंद मठ के बुक में लिखा लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और इसको गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कौन सा सेशन था वो बताइए। तो ये सेशन जो है 1896 में हुआ था ना, बताइए। और रयतुल्ला सयानी उसके प्रेसिडेंट थे क्या, ये भी कमेंट में बताना है। ठीक है, और ये तो नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, वंदे मातरम हम लोग का, जन गण मन नेशनल एंथम है। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद अनाउंस किए थे इसको, दोनों को। आते हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पंचायत का कितना एडवांसमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में देखेंगे, रिपोर्ट आया हुआ इंडेक्स है। तो अगला न्यूज़ है, तो ये जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा निकाला गया है रिपोर्ट। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये इंडेक्स निकला है। और 24 अप्रैल को पंचायती डे मनाते हैं ना, नेशनल पंचायती राज डे, तो ये सब है, उसी के इस पे निकाला गया है। और क्या परफॉर्मेंस है लोकल रूरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, इसके लिए ये निकाला गया है। तो स्टेट में हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर, ए ग्रेड में बात किया जाए तो त्रिपुरा सबसे टॉप पे चल रहा है, और बी ग्रेड में उत्तर प्रदेश चल रहा है। सी कहाँ गया, डी का दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश ही है डी में। स्पेशल नोट त्रिपुरा हेड फ्रंट रनर पंचायत 243 वहाँ पे है। ठीक है, ये सब है। अच्छा, वेस्ट बंगाल कोई डेटा नहीं सबमिट किया था, ये भी चीज़ है। हाँ, थीम दिया हुआ है पंचायत का, ये सब आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ सकते हैं ये। 33 लोग पार्टिसिपेट किए थे इसमें 36 में से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल पार्टिसिपेट नहीं किया था, बस ये स्टेट्स में से। और 2 जो है आपको यहाँ पे दिल्ली और चंडीगढ़, इनके पास तो अपना ग्राम पंचायत है ही नहीं, तो 36 में से 3 हो गए, 28 + 8 होता है ना, स्टेट 28 और 8 यूनियन टेरिटरी, जिसमें से 2 यूनियन टेरिटरी के पास ग्राम पंचायत नहीं है, एक वेस्ट बंगाल पार्टिसिपेट नहीं किया है। वेस्ट बंगाल का नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी, जहाँ पे आजकल बीजेपी की सरकार चला गया है ना, तो ये। और टोटल 2,66,999 पंचायत है। बस ये सारा चीज़ अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल रूल्स 2026, ये 71st बीपीएससी मेंस में आया हुआ था, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है ना, जैसे PT65 या द हिंदू, ये सब में दिया रहता है, तो ये डिटेल में दिया हुआ है, तो मेंस के लिए भी काम हो जाएगा। और यूटेरिया SPD में ऑनलाइनर में दिया रहता है, तो वो ज़्यादा काम का नहीं हो पाता है। ठीक है, बात करेंगे
कुछ-कुछ उसमें भी अब दे रहा है, थोड़ा-सा अपडेट करके जो मुद्दा है, इश्यू है उसपे। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग रूल्स आया था ना, इसमें क्या हो रहा था, लोग सुसाइड कर रहे थे, डेथ हो जा रहा था, गेमिंग का लत लग जा रहा था, इस सबको हटाने के लिए 1 मई 2026 को लाया गया है। ठीक है? गेमिंग सेक्टर में एक्सपेंड हो रहा है इसलिए। हाँ, नेशनल लीगल फ्रेमवर्क ये बन गया है। इसमें क्या करना है कि ई-स्पोर्ट जो है, ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं, जैसे फ्री फायर हो गया या मान लीजिए व्हील वाला एक चला था ना बहुत पहले, तो वो सबको रेगुलेट करना है। 2 लड़की वहाँ जो सुसाइड करी थी, न्यूज़ में पढ़े होंगे, तो ये सबको लेकर ये लाया गया है। इसका ये है कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, ऑनलाइन गेम को क्लासिफाई किया जाए, सोशल गेम्स कौन है, ई-स्पोर्ट्स गेम कौन है, तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया जाएगा, यूनिफाइड एंड डिजिटल फर्स्ट रेगुलेटर के रूप में। स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन मिल गया है इसमें, गेम को लेकर। रिड्रेसल एप्लेट मैकेनिज्म भी होगा इसमें, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यूज़र कैन अप्रोच द ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी 30 डेज़ में आप जा सकते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आप अगर अनरिज़ॉल्व हो गया है, तो आप फिर अपील भी कर सकते हैं, ये सब होगा। 30 दिन में इसको डिस्पोज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 8 नंबर का पोषण पखवाड़ा 2026 जो है ना, ये कैंपेन चलाया गया है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है? ताकि अवेयरनेस आ सके, और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, ठीक है? बच्चों का देखभाल करना, और मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत एमओडब्ल्यूसीडी के द्वारा चालू किया गया है। 8वां पोषण पखवाड़ा ये अप्रैल में मनाया गया, 9 से लेकर 23 अप्रैल। न्यूट्रिशनल कंसर्न को लेकर भी ये सब किया गया है, और ये विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में चालू किया गया था। मिनिस्टर थे अन्नपूर्णा देवी। और थीम था मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ्स। तो ये बस इतना ध्यान रखिएगा, काम हो जाएगा। पैसिव यूथेनेसिया, हरीश राणा वाला केस सुने होंगे। तो इसमें क्या है ना, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। पैसिव में जो लोग मान लीजिए कि वेंटिलेटर या लाइफ सपोर्ट पे है, तो उसको हटा दीजिए। लेकिन एक्टिव में है कि कुछ अलग से एक्सटर्नल चीज़ देकर मार दीजिए, तो वो एक्टिव वाला अभी लागू नहीं है। पैसिव वालों को इंडिया में अलाउ किया गया है। वो भी देखेंगे यहाँ पे, अगर एंड ऑफ लाइफ जूरिस्प्रूडेंस हो, तो उसके कारण ये दिया गया है। ये केस याद रखिएगा, मेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हरीश राणा 22 साल के ओल्ड मैन थे, और ये इनको बीमारी हुआ था गंभीर। तो 13 ईयर से इनको बीमारी था, तो इसको पैसिव यूथेनेसिया, लाइफ सपोर्ट हटाकर इनका डेथ कर दिया गया एक तरह से। लेकिन पर्सनल लाइफ टू लिबर्टी को हनन करने वाला चीज़ है, तो ये सब चीज़ है। 2013 में ये मतलब कि हेड इंजरी हो गया था, किसी बालकनी से गिर गए थे, ये सारी चीज़। परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया था। तो ये सब चीज़ है। ये बोर्ड वोड का नाम पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। हरीश राणा केस याद रखिएगा। आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत ये आता है, और लाइफ विद डिग्निटी, ये सब इसी के अंतर्गत है। राइट टू डाई, ठीक है? आप अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते हैं, दो नॉट एन अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू डाई। राइट टू डाई को भी अपना ये इंक्लूड करना है, ये भी एक चीज़ है। पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी तो है, राइट टू डाई को भी इंक्लूड करना है। तो इसमें मेडिकल बोर्ड बैठता है, वो सब चेक करेगा कि हाँ वो उस लायक है, पैसिव यूथेनेसिया के लायक है कि नहीं, तभी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दिया जाएगा। पेशेंट कैन नॉट डिसाइड, फैमिली मेंबर्स और लीगल गार्जियंस मस्ट प्रोवाइड कंसेंट। केवल ऐसा नहीं कि पेशेंट आप मतलब कि बीमार है, आप डिप्रेशन में है, या कोई भी मान लीजिए कि कोई किसी कारण से पैसा खर्च हो रहा है, कोई दबाव में आकर वो डिसाइड नहीं ले सकता, उसके गार्जियन वहाँ के मेंबर, वो सब लोग अगर कंसेंट देते हैं पेशेंट के साथ साथ, तब ये मेडिकल बोर्ड वगैरह चेक करके तब ये अपनाया जाएगा। ठीक है, इसका प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि किसी को भी पैसे भी तरीके से नहीं दे दिया जाएगा, ये सारा चीज़ है। तो इतना थोड़ा सा आइडिया रखिए। वन लाइनर में क्या है ना कि केवल पढ़ लीजिएगा बस, उसको आइडिया नहीं रहेगा, तो सोच पाइएगा ना ऑप्शन को एलिमिनेट करने में, ये सब मदद मिलेगा। तो जजमेंट आया था यूथेनेसिया पर ऑल लेडी मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राइट टू डाई। राइट टू लाइफ में इंक्लूड ए राइट टू डाई, ठीक है, अगर सफरिंग बहुत ज़्यादा है तो। ज्ञान कौन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 21 आर्टिकल के अंतर्गत बोला कि डज नॉट इंक्लूड ए जनरल राइट टू डाई, ठीक है। और है अरुणा रामचंद्र शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें था फर्स्ट जुडिशियल रिकॉग्निशन पैसिव यूथेनेसिया मिला था। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, तो एक ये सही याद रखिएगा, कहीं पूछ लिया तो पूछ लिया। यूथेनेसिया एंड फिजिकल असिस्टेड सुसाइड आर लीगल अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन, ये नीदरलैंड में है, बेल्जियम में भी है, कनाडा में भी है, यूनाइटेड स्टेट में भी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह, ठीक है। आगे आ जाते हैं, ये कौन सा है, 15 नंबर हो गया, 16 नंबर पे आते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग भी इसे लिख कर हाईलाइट करके पढ़िएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक बार ये आपको केस देख लीजिएगा। बाकी ये नेक्स्ट है, नीति आयोग का रिपोर्ट आया है स्कूल एजुकेशन सिस्टम में के को लेकर। तो इसका पूरा नाम है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इन्हांसमेंट। तो एजुकेशन में क्या
क्वालिटी इनहेंस हो रहा है, ये सबको लेकर ये रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, 2015 1 जनवरी को नीति आयोग बना था। चेयरमैन आपके होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यूडाइस 14-15 से लेकर 24-25 तक का रिपोर्ट डाटा लिया गया है। इसमें जो है फाइंडिंग किससे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया, परख किस चीज़ को परखना है, तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को परखा जा रहा है। ठीक है, इससे याद रखिएगा 14.7 लाख स्कूल है इंडिया में टोटल, और 24.5 करोड़ स्टूडेंट्स इसमें पढ़ रहे हैं, सर्व है, ये सब है। और सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी स्टेज पर लगभग यूनिवर्सल एक्सेस ये अचीव कर लिया गया। और जीईआर नेशनल ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 58.4 ये डाटा यूज कर सकते हैं मेंस वगैरह में। ठीक है, उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है एजुकेशन में, बस ये डेटा याद रखिएगा कितना ये स्कूल का डेटा है, और ये परख इनिशिएटिव याद रखिएगा। ठीक है, वन केस वन डेटा एंड सुसहायक, ये सब जुडिशरी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूज टर्म्स इन न्यूज पूछ ले तो टेक्नोलॉजी को कैसे जस्टिस डिलीवरी में इंक्लूड किया जाए, ये सब लाया गया। वन केस वन डाटा और सुसहायक, सुसहायक अगर ऑप्शन में कुछ और दे दे जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली या कोई भी एग्जीक्यूटिव, तो वो सामने जुडिशरी वाला है। ठीक है, साइंस में भी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी को जुडिशरी में शामिल करना, ये वाला चीज़ लाया गया है। सूर्यकांत जी के द्वारा ये बोला गया था कि जुडिशियल डाटा इंटीग्रेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, तो ये चीज़ है। वन केस वन डाटा क्या है, तो ये डेटा को, ये केस का डाटा को रखा जाएगा, डिजिटल इनिशिएटिव है केस को मैनेजमेंट करने के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ जुडिशरी पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सुसहायक क्या है, तो एआई से आधारित चैट बॉट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे ये सब इंटीग्रेट करके उसका सारा डाटा वगैरह को यहाँ पे इनहेंस किया जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ें एनआईसी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और एक है आपको सुसहायक हो गया। ठीक है, वन केस वन डेटा हो गया। ठीक है, दो ही है ना, ठीक है, हो गया। जर्नी प्लेटफॉर्म क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके द्वारा जर्नी प्लेटफॉर्म, जर्नी ऑफ एंटीनेटल नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर, ये लाया गया है। तो इसमें क्या करना है ना कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव और स्ट्रेंथन करना है डिजिटल ट्रैकिंग के थ्रू। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी करना है, हेल्थ रिकॉर्ड भी रखना है। तो ये जो है नेशनल समिट इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी पे इसको हेल्थ पिक्चर को ध्यान में रखते हुए ये लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जर्नी प्लेटफॉर्म, नेटल नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर, ध्यान रखना है, बच्चा लोग जो जन्म लेता है ना, उस सबको हेल्थ इंप्रूव करना है। सर्विस ओरिएंटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जर्नी, हेल्थ केयर, डिजिटल चाइल्ड वाला, मैटरनल वाला, ये सबको ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ वही चीज़ है। क्यूआर इनेबल्ड डिजिटल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड भी बनता है उसमें, इंटरऑपरेबिलिटी फीचर भी है। ठीक है, यूबिन पोषण, ये सब प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट भी किया गया। 1.34 करोड़ बेनिफिशियरी इसमें रजिस्टर्ड है। प्रेग्नेंट वीमेन 30 लाख हैं इसमें रजिस्टर्ड। ठीक है, 30 लाख डिजिटल एमएससी कार्ड है बिन ग्रांटेड किया गया है, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये सारा चीज़ है। 130वां अमेंडमेंट बिल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का 19 नंबर का न्यूज़ है, ये भी मार्क कर लीजिएगा, आसानी पड़ता है। तो इसमें क्या था ना कि अगर 30 दिन तक अगर आप कोई मिनिस्टर है, पीएम है, सीएम है, ठीक है, मिनिस्टर है, अगर जेल में रह जाते हैं अरेस्ट होकर, तो आपको ना अगले दिन से 31वां दिन से आपको रिजाइन वगैरह करना पड़ेगा। इस तरह का न्यूज़ था, देखते हैं डिटेल में इसको। ठीक है, 16 अप्रैल को आया था ये, लोकसभा में फेल हो गया था। 298 में वोट इन फेवर और 230 अगेंस्ट वोट। ठीक है, बिल था ना, अभी बिल के बारे में देखेंगे, एक नहीं बना है। चलिए इसको हाईलाइट करते चलेंगे। 352 रिक्वायर्ड था पासेज के लिए, लेकिन नहीं हो पाया था, फेल हो गया 54 वोट से। लेकिन बिल में था क्या, ये पूछ सकता है ना, जैसे नारी शक्ति बिल वाला आया था ना, उस तरह से ये भी है। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू के आइडिया को ये प्रमोट कर रहा है। एंड अदर हैंड इट रेज कंसर्न अलोंग द स्टेट विच हैड मेड सीरियस एफर्ट टुवर्ड पॉपुलेशन कंट्रोल, ये कहाँ आ गया। अच्छा, चलिए इसके आगे देखते हैं। ये यहाँ पे लोकसभा को स्ट्रेंथन करेगा, डिलिमिटेशन को रीस्टार्ट करेगा, और 33% रिजर्व वीमेन को यहाँ पे इंक्लूड करेगा। आर्टिकल 81 को प्रपोज अमेंडमेंट करना था। ठीक है, 550 से 850 हो जाएंगे लोकसभा मेंबर, ये सब में चेंजेज आएगा। अच्छा, ये सॉरी द 131st, ये 130वां है, मैं 30वां के बारे में बता रहा था ना, सॉरी 131वां है ये। ठीक है, तो ये फेल हो गया ना, नारी शक्ति वाला लागू करने के लिए बात किया गया था। ये वीमेन का है 33% जो लोकसभा और किसमें स्टेट असेंबली में लाया गया था ना, राज्यसभा में नहीं था, ये साला ये वाला चीज़ था। 106वां अमेंडमेंट एक्ट आ चुका था, उसी को लागू करने के लिए ये अभी से फिर से बिल आया था। ठीक है, ये सारी चीज़ पढ़ सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आते हैं 20 नंबर हम लोग का ये टॉपिक है जो, ठीक है, ये 131वां अमेंडमेंट बिल फेल हो गया है। ये जो है ना वीमेन को 33% रिजर्वेशन ये लोकसभा स्टेट असेंबली में देने वाला था। ठीक है, वो डाटा और सब पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया है। और 130वां का मैं बता रहा था जिसमें वो सीएम पीएम और मिनिस्टर लोगों को 30 दिन पर आ जाएंगे, अगर तो रिजाइन वगैरह करना पड़ेगा, वो सब चीज़ था। एनसीईआरटी उसके द्वारा यहाँ पे क्या दिया गया है, स्टेटस मिला है, इंस्टीट्यूशन डिमांड टू बी यूनिवर्सिटी 2026, डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिले, ये बोला गया है। एनसीईआरटी द स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी अंडर डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ये विजन को अलाइन करता है और इसमें रिसर्च और टीचर एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। ये सारा चीज़ है। ये 2022 में इसको अप्लाई किया गया था स्टेटस के लिए। बाद में यहाँ पे कंडीशन आया कुछ, ये सब आया, ये जिसके द्वारा अप्रूव किया गया, ये सब है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, उसको देख लेते हैं। इंडिया का प्लास्टिक वेस्ट गवर्नेंस को यहाँ पे मजबूत करेगा। इसमें क्या है, थोड़ा सा एक दो पॉइंट देख लेते हैं। एमओएफसीसी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। प्लास्टिक को कौन करेगा, इन्वायरमेंट वाला ही करेगा ना, क्लाइमेट चेंज वाला मिनिस्ट्री तो नॉर्मल है। ठीक है, ये डेट वोट याद करने की जरूरत है। 1986 का ईपीए को अंतर्गत लाया गया है। रिवाइज डिफिनीशन और स्टॉप क्या है, तो देखिए, एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल, इसको क्या किया गया, एक्सपेंड कर दिया गया। एनर्जी रिकवरी मेथड सच एज को प्रोसेसिंग वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू ऑयल एंड रोड कंस्ट्रक्शन, ये सबको लागू किया गया। रिसाइकलिंग को यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्लासिफाई किया गया, नॉट डिस्पोजल। डिस्पोज नहीं कर देना है, फेंकना नहीं है इसे, इसको पहले रिसाइकल करिए। प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स को यहाँ पे डिफिनीशन को ब्रॉड कर दिया गया, और इसमें रिसाइकलर्स और एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल इंटिटीज को भी रखा गया है। इसको जो रिसाइकल करेंगे उसको, और जो डिस्पोज करते हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर के अंतर्गत। कुछ कुछ नया टर्म्स है, ये सब पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, डिटेल तो पूछेगा नहीं। इंडियन आईएएस का ये कोड वोड है दिया हुआ है, अभी ये सब इतना दिया हुआ है कि और नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 22वां नंबर का जन विश्वास, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक 2026 लाया गया है दोस्तों। ये लोकसभा में आया था 27 मार्च को। ठीक है, तो इसमें क्या था, रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये असेंट मिल गया है, तो जन विश्वास ये एक्ट बन गया है। तो इसमें प्रपोज किया गया था अमेंडमेंट टू 79 सेंट्रल एक्ट, और 23 मिनिस्ट्री के द्वारा क्या क्या है इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। क्रिमिनल पेनल्टीज़ को यहाँ पे रिमूव किया गया माइनर प्रोसीजर लैप्सेस के द्वारा। ठीक है, और मान लीजिए सिविल पेनल्टीज एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म को भी यहाँ पे रिप्लेस किया गया। सिविल पेनल्टीज, क्रिमिनल पेनल्टीज को रिमूव कर दिया गया, माइनर प्रोसीजर अगर लैप्स हो रहा है ना तो उस पर सिविल पेनल्टीज लगाया जाएगा, क्रिमिनल पेनल्टीज नहीं लगेगा। 4 पिलर्स पे ये जो है एक्ट है। ठीक है, इसमें देखेंगे वार्निंग बिफोर पेनल्टी, प्रोपोर्शनेट पेनल्टीज, फास्टर एंड फेयर रिजोल्यूशन, डायनामिक पेनल्टी फ्रेमवर्क। जन विश्वास, विश्वास बना रहे, इसके लिए ये लाया गया। देखिए, लीगल लैंडस्केप बाय रिसाइकलिंग स्टिक पैनल सिस्टम विथ ए मोर बैलेंस्ड एंड ह्यूमन फ्रेमवर्क। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ना बहुत सारा एक्ट में चेंजेस लाया गया। तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लीजिए, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत इलीगल मैन्युफैक्चरिंग या सेल करना कॉस्मेटिक्स का, ये सिविल पेनल्टी एक लाख, ये याद करने की जरूरत नहीं है। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के अंतर्गत भी कुछ है। ठीक है, और कुछ केसेस में यहाँ पे देखिए वार्निंग फर्स्ट एड, ये अभी डिस्कस किए थे, म्यूनसिपल वैल्यूएशन वाला, ये छोड़ सकते हैं। ठीक है, इंडिया का पोर्ट्स एक्ट आया है, तो मेजर 13 पोर्ट्स है ना, बताइए। और पोर्ट्स वाला पे 71 बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 टू ब्रिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट और सेफ्टी प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल कंप्लायंस एंड डेटा बेस्ड गवर्नेंस, ये सब पोर्ट्स में लाना है। ठीक है, ताकि मॉडर्न आपको और फ्रेमवर्क बनाया जा सके। ठीक है, और पोर्ट्स एक्ट 1908 में रिप्लेस किया है इसको, कॉलोनियल एक्ट था ये, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ये सब है। इंडिया पोर्ट्स बिल 2025 को राज्यसभा में ये सब का पास किया, याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछ सकता है तो देख लीजिएगा, अगर आपको सची मतलब कि संतुष्टि नहीं है तो। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल एक तरह का स्टेचुरी कंसल्टेटिव बॉडी है। ठीक है, कौन सा है, स्टेचुरी बॉडी है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, पूरा नाम याद रखिएगा। स्टेचुरी रिकॉग्निशन टू स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को भी मिलता है स्टेचुरी। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी भी बनता है इसमें, अपील भी है इसमें, कमेटी के अंतर्गत हाई कोर्ट में जा सकते हैं आप। ठीक है, मार्पोल याद रखिएगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप। शिप के कारण जैसे कि ऑयल स्पिलीज हो गया या जो पोल्यूशन आ रहा है, तो उसको मार्पोल आपको जो है कन्वेंशन जो है इसको रेगुलेट करता है। और यहाँ पे देखिएगा ब्लास्ट वेस्ट मैनेजमेंट कन्वेंशन भी है, तो ये सब है। ठीक है, 24वां नंबर हम लोग चलते हैं अपना, और देख लेते हैं कितना हम लोग कर लिए हैं थोड़ा सा। पोर्ट एक पे आ गए हैं ना हम लोग।
वोट एक्ट हो गया, यूनियन टेरिटरीज लॉज पे चलेंगे। उसके बाद है फर्स्ट नेशनल कंसर्टियम, बहुत कम ही है, ठीक है, तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा क्या ये? 53 तक है, कहाँ तक आ गए? 32 तक आए हैं ना अभी। चलिए देखते हैं जहाँ तक होता है। यूनियन टेरिटरीज लॉस अमेंडमेंट बिल 2026 ये लाया गया है। देख सकते हैं, टू ब्रिंग द एग्जिस्टिंग लॉस रिलेटेड टू पुडुचेरी नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर में लाया गया है। 3 जगह पे, कहाँ कहाँ पे? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या लिया आएगा? डिलिमिटेशन फ्रेमवर्क और वीमेन के रिजर्वेशन को लेकर ये सब लाया गया है। 1963 का एक्ट, ठीक है, ये सबको यहाँ पे अमेंडमेंट लाया जा रहा है। 1991 का एक्ट, ये सब है। अलग अलग स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ सेक्शन वगैरह को इंक्लूड किया गया है। देख लेते हैं मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, बात करेंगे इसमें जो है ना, बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ, जैसे कि अलग अलग दिया हुआ है कि इलेक्टेड सीट जम्मू कश्मीर में यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा, जो कि 114 से कम नहीं होगा। पीओके में कुछ दे रहा है, एससी एसटी रिजर्वेशन। तो इतने डिटेल आपको करना है तो कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि पूछेगा। तो ये बिल जो आया ना, डिलिमिटेशन बिल, तो नया डिलिमिटेशन बनेगा, मतलब कि डिलिमिटेशन होगा कंट्री में, उसके लिए लाया गया, तो हर जगह अलग अलग होगा। 2011 का सेंसस को इसमें यूजिंग किया जाएगा, बेसिस फॉर नेक्स्ट डिलिमिटेशन। तो ये सब है। एक नया डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा जिसमें चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर मेंबर होंगे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी मेंबर होंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाज टू बी गिवन द पावर टू कंसल्टेट कमीशन एंड अपॉइंट द चेयरपर्सन। कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? तो भारत सरकार। इंडिया का फर्स्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प्रहार आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो ये 23 फरवरी का आया था। ये पहलगाम अटैक जो हुआ था ना, उसके बाद ये सब लाया गया है। देख सकते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है ना, इंडिया फेसेस टेररिस्ट थ्रेट्स कहाँ से? लैंड, एयर, वाटर, सभी तरफ से आता है। साइबर डोमेन भी है, क्रिमिनल हैकर्स एंड नेशन स्टेट्स में भी आता है, ठीक है, ये सब चीज़ है। जिहादी टेरर आउटफिट्स, अलकायदा वाला देख सकते हैं, ISIS मतलब देख सकते हैं। प्रहार का फुल फॉर्म ये सब बताइएगा। प्रहार क्लियरली स्टेट दैट इंडिया डज नॉट लिंक टेररिज्म टू एनी स्पेसिफिक रिलीजन, इथनिसिटी, नेशनलिटी और सिविलाइजेशन। प्रहार का फुल फॉर्म बताइए। तो ये जो है ना, ये यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेटेड और टेक्नोलॉजी अवेयर फ्रेमवर्क लाएगा, जिससे कि हम लोग टेरर को, आप लोग डील कर पाएंगे, टेरर फाइनेंस को और रेडिकलाइजेशन, जो यूथ लोग को भटका दिया जाता है, आतंकवादी में कन्वर्ट किया जाए, उस सबको रोका जाएगा। साइबर अटैक को, ड्रोन बेस्ड थ्रेट को, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो अटैक होता है ना, वो सबको रोका जाएगा। प्रहार काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। इसमें ड्रोन का यूज होगा, हम लोग इंक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप, सोशल मीडिया, डार्क वेब प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो वैलेट्स, ये सबको नोट करेगा ये, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आपको भी पता है कि गांव में सड़क बनाने के लिए सब लाया गया है। वन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च हुआ था। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी को यहाँ पे बढ़ावा देना है। 25 ईयर्स हो चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 2026 में, 25 में ना, ये कौन सा 25-26 में, ये 2015 में कौन आया था, SDG गोल, तो उसका मेंस में आया था क्वेश्चन, तो उस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। प्री में ही पूछ लेता है। तो कितना रोड बन गया है देख सकते हैं, 8,25,114 किलोमीटर रूरल रोड्स यहाँ पे हो चुका है सैंक्शन। कंप्लीट कितना हो गया ये देख सकते हैं, अभी इतना चल भी रहा है। तो मार्केट हेल्थ से ये सब नॉर्मल चीज़ें आप लोग देख लेंगे, कितना करोड़ रुपए दिया जा रहा है, ये सब देख सकते हैं। पहला वाला फेज 2000 में चालू हुआ था, ठीक है, दूसरा वाला 2013 में, और तीसरा वाला 2019 में चालू हुआ था। तो ये सब डाटा है, देख लेना है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे बात करेंगे, एज बेस्ड सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन लाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया लाया था ना इसके पहले, 16 साल से कम बच्चे लोग यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद फ्रांस में कुछ रिस्ट्रिक्टेड आ गया, और साउथ इंडिया में एक दो थे जो लाए थे, तो उसी के बारे में कर्नाटका अनाउंस किया है अपने बजट में कि सोशल मीडिया यूज वुड बी बैन फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 साल, ठीक है। आंध्र प्रदेश उसी के साथ साथ बोला कि एक्सेस फॉर चिल्ड्रन बिलो 13। आंध्र प्रदेश 13 से कम वाले बच्चों को लाया है, ठीक है, और 16 से कम वाले को कर्नाटका लाया है। तो ये सब दिया हुआ है, NHRC के डिस्कशन वगैरह है। तो बस यही है कि सोशल मीडिया का यूज़ करके बहुत लोग का माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, पढ़ाई हैम्पर होता है, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होता है, ठीक है, रील्स का आदत लग जाता है, सोशल मीडिया गेम्स का, ये सब, तो इसको रोकना है। तो ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एक्ट 2004, सॉरी 24, ऑस्ट्रेलिया लाया था। ऑस्ट्रेलिया का हम बात कर लिया ना, यहाँ से आया था, स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड में, फिर इंडिया में आ गया, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। यहाँ देखिए, जैसे कि टिकटॉक हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सबको ऑस्ट्रेलिया ई सेफ्टी रेगुलेट करती है।
बहुत सारा कंटेंट आता है ना फालतू का भी और काम का, तो फ़िल्टर आउट नहीं कर पाते हैं बच्चे, इसलिए ये सब है आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत और 21 के अंतर्गत ये इसको रखा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बेंचमार्क इसको लाया गया, बाद में इंडिया में ये सब आया हुआ है, ये सब आपको पढ़ना है तो ये डेटा पढ़ सकते हैं। बाकी 28वां नंबर पे चलते हैं। इस लेक्चर में हम लोग ना लगभग 50% ऑफ नेशनल करंट अफेयर कर लेंगे इसका, और एक और लेक्चर में पूरा इंटरनेशनल सॉरी नेशनल ब्लॉक कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 34 पेज है, 17 34 33 51, और लगभग हम लोग 35 पेज पे आ गए हैं ना, कितना पे आ गए हैं, 34 35, तो 50% हो गया, उसको कर लेंगे। इंटरनेशनल में बात करेंगे तो बहुत ये भी है, 30 पेज के आसपास है, तो नेशनल से तो कम है, तो उसको देख लेंगे। फिर इकोनॉमिक में है आपको 30 पेज, ठीक है, तो 30 30 60, और फिर यहाँ पे है साइंस में भी है 20 पेज, तो मुझे लगता है जहाँ तक, और यहाँ पे भी है 10 15 पेज, तो दो और 2 घंटा नेशनल में लगेगा, और इसमें लगेगा दो, चार, चार और साढ़े पाँच, छः, एक, 7 8 घंटे के अंदर में हम लोग पूरा ये कंप्लीट कर जाएंगे। और ये 1 घंटे में पॉइंट और टू रिमेंबर अपने से कर लीजिएगा, ये करा देंगे। और फिर उसके बाद अगर बचेगा तो शॉर्ट्स वाला ये कराने का प्रयास करेंगे। 8 घंटे के अंदर में हम लोग कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी किस पे आ चुके हैं, ये 28वां नंबर है ना। ESI का अप्रूवल मिला है इवैक्यूएशन करना 8 साइट्स इन तमिलनाडु में। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये चीज़ किया जा रहा है। देखेंगे कौन कौन सा 11 फेज ऑफ किलाडी, ये ध्यान रखिएगा किलाडी एग्जीबिशन पूछ लेगा, किलाडी कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है ना। 11 8 प्लेस वहाँ पे देखा गया है। तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के द्वारा ये सब परमिशन वगैरह मिल गया है, बजट वगैरह में ये सब है, ठीक है। करना क्या है, तो इवाक्यूएशन करेंगे, हिस्ट्री को यहाँ पे फाइंड करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है, ये सब चीज़ है। कौन सा समय का साइट है ये देख सकते हैं ना। आयरन एज से लेकर अर्बन एंड मेरीटाइम सेटलमेंट तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज़ है। किलाडी वाला कहाँ पे है, तो आपको तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद ये डिफेंस फोर्सेज विजन 2000 आया हुआ है, और ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे आया है। इसको देखने से पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग का अपना कुछ कोर्स और आपका बैच लेकर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बात करेंगे तो इसमें मेरे द्वारा सारा लेक्चर रहेगा, ठीक है। स्टैटिक जीएस पूरा रिवीजन होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स तो हम लोग करा ही रहे हैं, उसका भी बैच है, ठीक है। बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबके लिए। तो 73वां बीपीएससी प्रीलिम्स का हम लोग जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग बैच जो है 1 अगस्त से लाएंगे, जो ये 26 जुलाई को बीत जाएगा 72वां, तो उसके बाद हम लोग ला देंगे, ठीक है, ऑडियल बैच करके। तो उसमें आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और सारा अपडेट उसी पे दिया जाएगा। तो उसमें ना हम लोग पूरा कंप्लीट कवरेज जीएस का करा देंगे, घटनाचक्र पिक्टोरियल नोट से, या जो स्टैंडर्ड बुक्स है, ठीक है, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी उसको। और आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए भी और करंट अफेयर्स तो कराएंगे ही, जो जो आपको इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल करा देंगे, ठीक है। और पीवाईक्यू ऑल स्टेट पीसीएस घटनाचक्र बीपीएससी का स्पेशल करा देंगे, सब है, ठीक है। फ्री का है ये बैच। और 72वां बीपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग बैच हम लोग री स्टार्ट बैच लाएंगे, 1 अगस्त से भी लाएंगे, 26 जुलाई को प्री खत्म होगा, जिनका प्री लगेगा निकल रहा है तो मॉडल आंसर, ठीक है। आंसर राइटिंग कैसे करना है, ऐसे कैसे करना, GS1 GS2, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग कराएंगे। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी रहेगा, ये भी टेलीग्राम पे जुड़िएगा, उसको बताया जाएगा। और 71st बीपीएससी का इंटरव्यू गाइडेंस बैच हम लोग लाएंगे। आपको मेंस रिजल्ट नवंबर में आ रहा है, उसका अपडेट वगैरह हम लोग पीछे से स्क्रीन पर चैनल पर दे देंगे। तो उसमें हम लोग IGP ऑलरेडी 70वीं में बहुत ही अच्छा सिलेक्शन हुआ है, वो सब आप लोग जाकर देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, तो 71वीं के लिए भी लाएंगे रिजल्ट आने के बाद, पहले नहीं, ठीक है। ये 1 अगस्त है। अभी 72वां कार्डियल 30 बैच चल रहा है, और जुड़ना है तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़िएगा, वहाँ पे सारा अपडेटेड है, सारा रिवीजन चल रहा है। गूगल मीट पे डिस्कशन होता है, रिकॉल सेशन चलता है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करेंगे तो हम लोग का IGP इंटरव्यू बैच से उपासना शर्मा जी का 9th रैंक आया था, ठीक है। DYSP को विशाल भास्कर जी बने हैं, ये लोग का नाम देख सकते हैं, जो लोग आर है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। APOB लेवल 9 का, लेवल 6, लेवल 7, सब तरह के लोग हैं, ठीक है। और UPPCS का भी तैयारी करी थी प्रियंका जी भी जी, तो हम लोग साथ जुड़ी थे। और ये आपको उपासना मैम है, जिनका सिलेक्शन हो गया है रैंक 9 SDC पोस्ट पे, और ये UPPCS में भी सिलेक्टेड है CTO पोस्ट पे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, ध्यान रखिएगा। तो और मेंस का भी 71st का हम लोग चलाए थे रिवीजन एक्टिव रिकॉल बैच, उससे भी मैं दावा कर रहा हूँ कि बहुत लोगों का इंटरव्यू कॉल आएगा 71st वाले में। और 72वां ऑडियल बैच चल रहा है, आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग करंट अफेयर्स आज दृष्टि वाला स्टार्ट अपना मतलब कि कंटिन्यू देख सकते हैं। ये वाला हम लोग का ऑडियल 30 बैच है, जो कि 72 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए लाया गया है, ठीक है। उसके बाद ये री स्टार्ट प्रोग्राम आएगा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं ये हम लोग का ऑलरेडी बैच चल चुका है,
कॉपी रिव्यू हम लोग चलाए थे, ठीक है। और घटना चक्र का पीवाईक्यू देखना है ना आईएएस पिंटो इसी चैनल पर देख लीजिएगा। बीपीएससी का देखना है तो पीएमडब्ल्यू पीसीएस पिंटो पे देखिएगा। और एंथ्रोपोलॉजी के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये वाला चैनल है हम लोग का, पीएमडब्ल्यू एंथ्रो पिंटो। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल पिंटो चैनल है। बीआर स्पेशल का भी कराया गया है पीसीएस वाले पे, और ये सब है, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ये इसका स्टैटिक डिवीजन जो नोट्स है ना, ये सब हम लोग बैच में करा रहे हैं, पेड बैच है, ठीक है। जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। आईडीएसटी हम लोग करा ही रहे हैं, और ईयरली ये भी करा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे है हम लोग का ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे। तो पांडुलिपि का सर्वे कराया जा रहा है ज्ञान भारतम के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये जो चालू किया गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे 16 मार्च को ज्ञान भारतम इनिशिएटिव नाम याद रखिएगा। मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि को यहाँ पे कंजर्व करना है, ठीक है। मैपिंग करना है और ऑनलाइन डालना है, ये सब है, ताकि आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट और प्रिपेयर किया जाए। डिजिटलाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट अक्रॉस द कंट्री, ये सारा चीज़ है। जियो टैगिंग, नेशनल इन्वेंट्री ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट पेजेस को लाना है, ये सब देख सकते हैं। ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत ये सब रिपोजिटरी को डिजिटल रिपोजिटरी बनाना है। फोर्थ स्टेज सर्वे फ्रेमवर्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पहला में क्या था, आइडेंटिफिकेशन करना, फिजिकल वेरिफिकेशन करना, फिर यहाँ पे मेटा डाटा क्रिएशन करना, और फिर कंजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन करना, ठीक है। उसके बाद ये जो टॉपिक था डिफेंस फोर्स विजन 2047 तक हम लोग का आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, और 2070 तक नेट जीरो इमिशन प्राप्त करना है, ठीक है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रिलीज किया डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 रोड मैप फॉर फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री 10 मार्च को लॉन्च किया गया था साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में। तो ये जो है आपको आईडीएस के द्वारा इसको किया गया था प्रिपेयर। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया गया 2025 को। मिनिस्ट्री ईयर इन रिव्यू 2025 में बोला गया आर्म फोर्सेज विजन 2047 वर प्रिपेयर इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 वुड बी रिलीज्ड पब्लिकली सुन। बस ये याद रखिएगा इसमें क्या है, तो डॉक्यूमेंट दैट इज सेट्स ए कैलिब्रेटेड टाइमलाइन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ईरा ऑफ ट्रांजिशन 2030 तक होगा, ठीक है। 30 से 40 तक ईरा ऑफ कंसोलिडेशन होगा, और ईरा ऑफ एक्सीलेंस 2040 से 47 तक। इसमें सारा चीज़ जो है ना, फोर्स को मतलब डिफेंस फोर्स को कैसे मजबूती किया जा रहा है, वही सब चीज़ है 2047 तक विजन है। तो बस ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे जल जीवन मिशन 2000 कौन सा ये 2.0 है, इसको लॉन्च हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। पीएमडब्ल्यू पीसीएस स्प्रिंटो भी विजिट करिएगा। वीडियो करंट अफेयर्स के लिए घटा चक्का देख सकते हैं वीडियो। ऑल द बेस्ट।